नमस्कार आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जो कि शासक और इतिव्रत। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले हम जान लेंगे कि इससे पहले पार्ट में हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की थी। इससे पहले हमने इतिव्रत के बारे में जाना था, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना था, अकबर के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। सबसे महत्वपूर्ण इतिव्रत जो कि आप बोल सकते हो अकबरनामा और बादशाहनामा थे, उनके बारे में भी हम अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। बहुत सी जानकारी हम अपने पहले पार्ट में ले चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट जरूर जाके देखिएगा। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम मुगलों के अलग अलग इतिव्रत के बारे में जानने वाले हैं। मुगलों के जो अलग अलग इतिव्रत थे, जैसे कि हम बात करें कौन कौन से थे, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, राइट, बादशाहनामा, ये सारे थे। और यहाँ पे हम उन्हीं सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुगल सम्राटों द्वारा अधिकृत इतिहास साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब अगर हम बात करें इतिव्रत जो है ना, इतिव्रत से हमारे को क्या जानकारी मिलती है? इतिव्रत से हमारे को जानकारी मिलती है मुगल सम्राटों के बारे में, किस प्रकार उनका प्रशासन था, किस प्रकार वो जीवन जीते थे, जनता का उनके प्रति किस प्रकार व्यवहार था। ये सारी की सारी जानकारी उनके दरबार से रिलेटेड जनता तक पूरी की पूरी जानकारी हमारे को इतिव्रत से ही मिलती है। मुगल कालक्रम के लेखक दरबारी लेखक थे। मतलब अगर हम बात करें कि मुगल में जो भी लिखते थे, इतिव्रत जो लिखते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको दरबारी लेखक बोला जाता था। जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीर नामा के प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे वो दरबारी लेखक ही थे। तुर्की मुगलों की मातृभाषा थी। शुरुआती दौर से अगर हम बाबर के टाइम से ही बात करें, जब बाबर ने 1526 में मुगल शासन की स्थापना की थी, तभी से उन्होंने तुर्की को अपनी मातृभाषा घोषित कर दी थी। लेकिन ये जो भाषा थी वो अकबर द्वारा वापस बदल दी गई थी। लेकिन अकबर ने ही फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था। सिर्फ फारसी मुगल द्वारा, मतलब अगर हम बात करें मुगलों के शासक में से, अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, तुर्की भाषा को बदलकर फारसी भाषा को प्रमुख भाषा घोषित कर दिया था। स्थानीय मुहावरों को अपनाकर फारसी का भारतीयकरण हुआ। मतलब जो स्थानीय मुहावरे होते हैं, जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो वर्ड्स बोले जाते हैं, ठीक है, वो फारसी से मिलकर क्या हुआ, उसका भारतीयकरण हो गया। जिसमें से आप बोल सकते हो उर्दू फारसी के हिंदुत्व के साथ संपर्क से उत्पन्न हो गई। मुगल भारत में सभी किताबें हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। अगर हम बात करें ना इतिव्रत के बारे में, या फिर जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे हस्तलिखित हुआ करते थे, जिसको पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। और ये सारी कहाँ रखी जाती थी? ये सारी किताब खाने में रखी जाती थी। अकबर की सबसे पसंदीदा शैली जो थी, अगर हम बात करें, वो कौन सी है? नास्तलिक शैली है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है। यहाँ पे ये नास्तलिक शैली थी। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार से सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक थे, जिन्हें जरीन कलाम मतलब स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हालांकि अकबरनामा जो लिखा था वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, अकबर की मृत्यु के बाद आप बोल सकते हो कि 1 साल बाद अबुल फजल की भी मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि सलीम द्वारा क्या किया गया था, एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें षड्यंत्र में बीर सिंह बुंदेला भी शामिल थे, और उन दोनों ने मिलकर अबुल फजल की जान ले ली थी, जो कि हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मुगल काल की चित्रकारी। मतलब यहाँ पे इतिव्रत के बारे में जो हमने बात की ना, इतिव्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी चित्रकारी। यहाँ पे अबुल फजल ने चित्रकारी को एक ऐसे रूप में दिखाया कि मानो कि वो जो चित्र हैं बिल्कुल असली में दिखते हों, और वो पूरी की पूरी सच्चाई बयां करते हों। मतलब पूरा का पूरा जो इतिहास था वो सबको समझाते हों। अबुल फजल ने पेंटिंग मतलब चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया, मतलब एक जादू के रूप में उन्होंने बताया। लेकिन उलमा द्वारा पेंटिंग मतलब यहाँ पे चित्रकारी के निर्माण की काफी हद तक आलोचना की गई, क्योंकि ये कुरान के साथ साथ हदीस द्वारा भी प्रतिबिंबित था। हदीस ने, यहाँ पे हदीस है क्या, देखिए, हदीस ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन की घटना का वर्णन किया है, जिसने जीवित प्राणियों को धोखे को प्रतिबंधित कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो धोखे से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वह ईश्वर के कार्यों के रूप में मानते थे। मतलब आप बोल सकते हो हदीस का मतलब, जो हम बात करें कि हदीस का मतलब होता है कि पैगंबर मोहम्मद की जो जीवन की घटना थी, उन्होंने क्या किया, जितने भी जीवित प्राणी थे उनको धोखे से प्रतिबंधित कर दिया। और बोल सकते हो कि धोखे से उन्होंने क्या किया, दूसरे धर्म को अपने धर्म में मिलाने का ज्यादा प्रयत्न करने लग गए। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे मुगल साम्राज्य का आदर्श राज्य किस प्रकार था, राइट।
अबुल फजल ने सुलह कुल, सुलह कुल का मतलब होता है पूर्ण शांति। यहाँ पे समझिएगा पूर्ण शांति होती क्या है। यहाँ पे सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की ना साम्राज्य की जो आदर्शशिला, जो हम बात करें कि आधारशिला जो थी वो क्या थी, वो थी सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे किसी के बीच में लड़ाई होती है तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करो कि दोनों दोस्त बन जाओ, पैचअप कर लो या फिर सुलह कर लो, हिंदी में बोलते हैं हम सुलह कर लो, ठीक है, तो उसे ही बोला जाता है। तो राजा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सुलह कुल में सभी धर्मों और विचारधाराओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। मतलब जितने भी लोग थे यहाँ पे, सुलह कुल आप बोलो कि अकबर के काल में ही शुरू हुआ। मतलब आप बोल सकते हो कि अकबर के काल में ही एक ऐसा राजा था, आप बोल सकते हो कि जिसने सभी सांप्रदाय, सभी धर्मों को ये स्वतंत्रता दे दी थी कि आप अपने धर्मों को खुले तौर पर मान सकते हो। कोई भी आपको जबरन किसी धर्म पर जाने के लिए नहीं कहेगा या फिर किसी भी धर्म को आपके ऊपर जबरन नहीं थोपा जाएगा। लेकिन उन्होंने राज्य के अधिकार को कमजोर नहीं किया और ना ही आपस में लड़ाई की, यही सुलह कुल था। अकबर ने 1563 में और जजिया, आप बोल सकते हो जजिया कर, जो कि 64 में भेदभावपूर्ण तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आप बोल सकते हो अकबर ने 1563 में जजिया कर और 1564 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जो कि हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सारी की सारी डेट हमने डिस्कस की थी कि अकबर ने कौन सा कर कब हटाया था, वो हमारा पहला पार्ट में है। अबुल फजल ने संप्रभुता को एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में परिभाषित किया, अर्थात सम्राट जीवन, संपत्ति, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता है और बदले में आज्ञाकारिता और संसाधनों के हिस्से की मांग करता है। मतलब अबुल फजल ने ये बोला संप्रभुता मतलब एक राजा जिसका आप बोल सकते हो कि मेन मोटिव होता है कि वो सम्राट वाला जीवन जिए, संपत्ति रहेगी, सम्मान मिलेगा और विश्वास की रक्षा करेगा। मतलब जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना राजा का ही धर्म होगा, लेकिन बदले में उसको क्या चाहिए, उसको संसाधनों में हिस्सा चाहिए और आज्ञाकारिता चाहिए। मतलब लोग जो है वो राजा के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, इसलिए राजा जो है उनकी रक्षा करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहेगा। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मुगलों की राजधानियों के बारे में। मुगल की राजधानियां जो थी आप बोल सकते हो समय समय पर बदलती रही, लेकिन अकबर के शासनकाल के दौरान राजधानी एक बार फिर बदल गई। तो मुगलों की राजधानी और दरबार कुछ इस प्रकार है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी शहर बार बार स्थानांतरित होते रहे, मतलब बार बार बदलती रही। बाबर ने लौदी की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया। मतलब 1526 में जो युद्ध हुआ जिसके अंतर्गत बाबर की विजय हुआ था, बाबर विजय हुआ, जिसके अंतर्गत उसने क्या किया कि लौदी की जो आगरा राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया और आगरा को ही उसने राजधानी बना के रखा। 1570 में अकबर ने एक नई राजधानी बनाई जिसको बोला गया फतेहपुर सीकरी। राइट, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने एक नई राजधानी के रूप में बनाने का फैसला लिया। फतेहपुर सीकरी भारत के आगरा जिले में स्थित शानदार शहर है। फतेहपुर सीकरी जो वास्तुकला का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। सन 1571 से 1585 तक बादशाह अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। माना जाता है कि अकबर की गुजरात के जीत पर या फिर जीत की उपलब्धि पर और पुत्र प्राप्ति की खुशी में इस शहर को बनवाया गया था, इसलिए इस शहर को जीत कर यानी फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया। आज ये शहर भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है, जो कि अकबर द्वारा ही क्या किया गया था, इसको आप बोल सकते हो कि सजाया गया था। राइट, और इसको अच्छे से तैयार करवाया गया था। आगे अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के लिए एक सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था। उन्होंने गुजरात में जीत के बाद यहाँ बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। 1585 में उत्तर पश्चिम को नियंत्रण में लाने और सीमा को देखने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया किसने, अकबर ने। 1648 में शाहजहां ने शासन के तहत राजधानी को शाहजहानाबाद में लाल किले, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और कुलीनों के लिए विशाल घरों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करें शाहजहां ने 1648 में राजधानी फिर से बदल दी, शाहजहानाबाद उन्होंने कर दी। शाहजहानाबाद जो कि आज की दिल्ली बोला जाता है, जहां पर हमारे को लाल किला देखने को मिलता है, जामा मस्जिद देखने को मिलता है, चांदनी चौक, और साथ ही साथ जितने भी कुलीन वर्ग थे, मतलब जो भी समाज में जिनकी अच्छी स्थिति थी, जिनके पास पैसा था, या फिर बोल सकते हो जितने भी रईस आदमी थे, उन सभी के घर वहीं पे स्थानांतरित कर दिए गए थे। दिल्ली के 7 शहरों में से एक शाहजहानाबाद को मुगल बादशाह शाहजहां ने 7वीं शताब्दी के मध्य में बसाया था। ऐसे कहते हैं ये शहर शाहजहां का सपना था और इस शहर की नींव रखते समय शाहजहां ने जमीन पर सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती जवाहरात बिखेरे थे।
तो आप बोल सकते हो जो शाहजहाँ थे उनको दिल्ली इतनी पसंद आई कि उन्होंने क्या किया कि भाई जहाँ पर वो रहते थे, मतलब आप बोल सकते हो ज़मीन पर उन्होंने सोने चांदी के सिक्के जो थे वो वहाँ पर बिखेर दिए थे। वो इसलिए क्योंकि शाहजहाँ को दिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद था, कि जो कि उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि भाई किस प्रकार राजा ने शासकों ने अपनी राजधानी बदली, और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो अभिवादन किस प्रकार, मतलब राजा को अभिवादन लोग किस प्रकार करते थे। जैसे हम नमस्कार करते हैं ना, जैसे अपने टीचर्स को कहते हैं भाई, ग्रीट्स करते हैं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे जो करते हैं। लेकिन उस समय वो राजा की पोजीशन एक अलग ही हुआ करती थी। अब कैसे कि भाई जैसे जिस व्यक्ति की हैसियत रहेगी वो उसी प्रकार उस व्यक्ति को सलाम करेगा। मतलब कैसे, जैसे मान लो कि एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है, एक अमीर व्यक्ति से मिलेगा तो भाई वो क्या करेगा, हाय हेलो करेगा। उससे नीचे मिलेगा तो कहेगा हेलो सर, उससे नीचे मिलेगा हेलो साहब, ठीक है, साहब जी बोलेगा। तो मतलब ऐसे ही कि अभिवादन के तरीके भी क्या किया जाता था, मतलब स्थिति के अनुसार ही अभिवादन किया जाता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। मतलब जो पूरा लेट जाएगा उसकी कम हैसियत है, और जो झुक के सलाम करेगा उसकी ज्यादा हैसियत है। अभिवादन का उच्चतम रूप सिजदा या फिर सजदा भी बोल सकते हो, जिसको दंडवत लेटना कहा जाता था। मतलब ऐसे बिल्कुल जमीन पे लेट जाया करते थे। शाहजहां के शासन में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमी बोशी, जमीन को चूमने के तरीके भी अपनाए गए थे। मतलब एक तो हम बात करें कुछ ऐसा कि जो बिल्कुल दंडवत लेटना हो जाता है, ठीक है। एक होता है कि जो राजा है उसको सलाम करना, झुके आपको सजदा करना है, सलाम करना है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप क्या करोगे, आप घुटनों के बल बैठोगे और जमीन को चूमोगे। मतलब आप बोल सकते हो कि ये अभिवादन के तरीके थे, और इसी प्रकार लोगों की स्थिति भी पता चल जाती थी। अब यहाँ पे पदवियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लोगों के पद किस प्रकार तय किए जाते थे, लोग किस प्रकार अपनी पद जो था वो ग्रहण करते थे। मुगल दरबार में स्थिति राजा के स्थानिक निकटता से निर्धारित होती थी। मतलब राजा के निकट जो व्यक्ति जहाँ बैठेगा उसी प्रकार तय हो जाता था कि भाई किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है। मतलब प्रधानमंत्री के जितने करीब जो व्यक्ति होगा उसी तरह हम ये अनुमान लगा लेंगे कि भाई वो कितना महत्वपूर्ण होगा। तो मुगल साम्राज्य में व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पदवियां दी जाती थी। बाबर के दौर में मुख्य रूप से ईरानी और तुर्की लोगों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। अकबर ने योग्यता के अनुसार व्यक्तियों का चयन किया। अकबर के दौरे में सभी धर्मों के लोगों को अभिजात वर्ग राज्य की नौकरशाही में शामिल किया गया। एक बार जब सम्राट सिंहासन पर बैठ गया तो बिना अनुमति के किसी को भी अपने पद से हटने की अनुमति नहीं थी। मतलब जब सिंहासन पे अगर राजा बैठ गया ना तो उसके अलावा कोई भी और वहां पे नहीं बैठ सकता है। मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हो कि अगर राजा जब तक नहीं उठेगा तब तक कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं उठ सकता है, चाहे उसको कितना भी प्रेशर आया हो या फिर कुछ भी हो गया हो। सम्राट के अपने दिन की शुरुआत व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति के साथ सूर्योदय के समय की, और फिर अपनी प्रजा के दर्शन के लिए एक छोटे से छज्जे झरोके पर प्रकट हुए। मतलब आप बोल सकते हो झरोका दर्शन, जो कि हम पार्ट 1 में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही राजा की दिन की शुरुआत होती थी। उसके बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्य के संचालन के लिए दर्शकों के सार्वजनिक हॉल, जिसे दीवाने आम कहा जाता था, वहां पे जाते थे, जहां पे राजा क्या करता था, लोगों की बातें सुनता था और उनको सुलझाने का प्रयत्न करता था। राज्याभिषेक के समय या जीत के बाद मुगल सम्राटों द्वारा भव्य उपाधियां अपनाई गई। मतलब जैसे हम बात करें कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसी उपाधियां दे दी जाती थी। जब भी कोई दरबारी बादशाह से मिलता था तो उसे नजर थोड़ी सी रकम देनी पड़ती थी, या फिर पेशकश एक बड़ी रकम देनी पड़ती थी कि जितनी देर बादशाह के साथ वो मिलेगा। आगे यहाँ पे मुगल परिवार के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। भाई मुगल परिवार में हरम एक शब्द यूज किया गया। हरम का जो यूज है, हरम शब्द जो प्रयोग किया गया वो किस लिए किया गया, मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां हुआ करती थी, रखेल हुआ करती थी। उनके निकट और दूर के रिश्तेदार जैसे माँ, सौतेली माँ और पालक माताएं, बहनें, बेटियां, बहू, चाची, बच्चे आदि, ये सारी महिलाएं जो थी हुआ करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नौकर महिला दास भी हुआ करती थी। यहाँ पे हम विवाह के बारे में हम बात करें कि विवाह में जैसे महिलाएं थी वो किस प्रकार थी, तो यहाँ पे प्रमुख 3 प्रकार की पत्नी हुआ करती थी उनकी, जिसमें से हम पहले बात करेंगे। एक तो बेगम हुआ करती थी जो कि शाही परिवार से आया करती थी, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे अकबर के बारे में, जैसे उन्होंने क्या किया था, जोधा से शादी की थी, राइट। तो यहाँ पे शाही परिवार से वो जुड़ी हुई थी। जो कि शाही परिवार में आने वाली स्त्रियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बेगम कहा जाता है। अगह किसको कहा जाता है, वह स्त्रियां जो शाही परिवारों से संबंधित नहीं हुआ करती थी वो अगह कहलाती थी। इनकी स्थिति बेगम से थोड़ी नीचे हुआ करती थी। और अगाचा ये राजा की उपपत्नियां हुआ करती थी। इनकी स्थिति सबसे निम्न हुआ करती थी। राजा के साथ रहने के लिए उन्हें मासिक भत्ता एवं उपहार भी दिए जाते थे।
आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गुलाम के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हम गुलाम में कुछ हुआ करते थे, मुगल परिवार में अनेक दास एवं दासियाँ थी। ये सभी प्रकार के कार्य में निपुण हुआ करती थी। इनका मुख्य कार्य शाही परिवार के सदस्यों की सेवा करना होता था। जैसे हम यहाँ पे अकबर जोधा के बारे में बात करें, अकबर ने जोधा से ब्याह करके राजा भारमल की पूरी तरह अपने अधीन करना चाहता था। जोधा से पहले अकबर की अनेक पत्नियां भी थी। अकबर ने अपने राज्य विस्तार और विलास के लिए कई हिंदू राजकुमारियों के साथ विवाह भी किया था। तो आप बोल सकते हो कि विवाह इसलिए भी किया जाता था ताकि संबंध अच्छे बने रहें दूसरे राज्यों के साथ। बहुविवाह शासक वर्ग द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित थी। बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि एक विवाह नहीं होता था, बहुत सारे विवाह किए जाते थे राजा द्वारा। राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने और गठबंधन बनाने के लिए राजपूतों और मुगलों दोनों ने शादी की एक तरीके के रूप में अपना लिया। मतलब बोल सकते हो एक ऐसा तरीका जिसमें क्या है कि दोनों के दोनों जो राजा हैं वो एक अच्छे संबंध बनाएंगे। दोनों के संबंध के लिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से विवाह भी कर लेते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे महिलाओं की स्थितियों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे नूरजहां है, राइट। तो नूरजहां ये आप बोल सकते हो कि मुगल रानियों में से एक है जिन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितनी भी वित्तीय संसाधन थे उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन आप बोल सकते हो रूपरेखा जो थी वो जहांआरा द्वारा तैयार किया गया। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा जो मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आगे हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के अधिकारी। मुगल काल में अलग अलग जाति धार्मिक समूह से कुलीनों की भर्ती की जाती थी। मतलब अगर हम बात करें कि पहले अगर बाबर के बारे में बात करें तो बाबर अपने बोल सकते हो कि प्रशासन में अधिकारी उन्हीं को नियुक्त करता था जो कि उससे ही रिलेटिव हुआ करते थे या फिर उसकी भाषा बोलते थे या फिर आप बोल सकते हो कि उसके धर्म के या फिर उसकी जगह से रिलेट करने वाले लोगों को अच्छी पदवियां मिल जाती थी। लेकिन अकबर ने अलग किया। अकबर ने आप बोल सकते हो कि नॉलेज के हिसाब से पद दिए। तो यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म और कुलीनियों से भर्ती की जाती थी। अकबर की शाही सेवा मितुरानी और ईरानी रईसों की एक प्रमुख भूमिका भी थी। भारतीय मूल के दो शासक समूह राजपूतों और भारतीय मुसलमान जिन्हें से एक ज्यादा कहा जाता था, उन्होंने 1560 के बाद से शाही सेवा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसी किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश भी नहीं था। मुगल कालीन राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। वास्तव में साम्राज्य की सारी शक्तियां सम्राट में ही निहित थी। मतलब आप बात करें कि भाई अगर किसी राज्य पे एक व्यक्ति का बोल सकते हो शासन है जिसे राजा कहा जाता है तो भाई वही सर्वोच्च होगा, वही सर्वोच्च सेनापति आप बोल सकते हो, न्यायाधीश, सब चीज वही करेगा। ठीक है, माई बाप भी वही होता है। केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख स्तंभ थे जिसमें से वजीर, मीर बख्शी, खाने समा और रुद्र उस सुदूर थे। ये 4 आप बोल सकते हो प्रमुख स्तंभ। जिसमें से अगर हम बात करें वजीर राजस्व विभाग तथा बादशाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से देखता था, पहला। दूसरा मीर बख्शी, यह सैन्य प्रशासन की देखभाल करते थे। मनसबदारों का प्रधान था। सैनिकों की भर्ती की जाती थी। हथियारों तथा अनुशासन का प्रभारी कौन हुआ करता था, मीर बख्शी हुआ करता था। खाने समा राजमहल तथा कारखानों के अधिकारी होते थे। रुद्र उस सुदूर यह धार्मिक मामलों का अधिकारी था। दान विभाग से उसी के अंतर्गत आते थे। रुद्र उस सुदूर को शेख उस इस्लाम भी कहा जाता था। तो यहाँ पे केंद्र प्रशासन के 4 प्रमुख आप स्तंभ जो हैं याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे ऐसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं।